हेलो दोस्तों। तो यार हम इस नर्व मसल फिजियोलॉजी के एकदम एंड पे आ चुके हैं। तो आज हम एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, मसल जो होती है वो जनरली तीन तरीके की होती है। एक तो होती है स्केलेटल मसल जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इन सारी मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल। फिर आती है हमारे पास स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स मतलब जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। ये जो होता है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू एक्ट करती है। फिर हमारे पास तीसरी जो मसल है वो होती है हार्ट की मसल, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, कैसे एक स्केलेटल मसल के हम एकदम मतलब डीप में जाके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर हम अगले कुछ कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस में देखेंगे कि ये जो स्केलेटल मसल होती है ये कैसे इस स्मूथ मसल और कार्डियक मसल से डिफरेंट होती है, और ऐसा क्या होता है कार्डियक मसल में कि वो कंटिन्यू, मतलब आप ये समझिए, अगर आप अपने बाइसेप्स की बात करेंगे तो अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ दुखने लग जाएगा, मतलब वो जो मसल है वो थक जाएगी। लेकिन कार्डियक मसल में ऐसी क्या बात होती है कि वो कभी थकती नहीं है, मतलब थ्रू आउट योर लाइफ वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये कैसे करती है तो वो हम कुछ आगे आने वाले 2-3 वीडियोस में देखेंगे। तो ये इस पूरी सीरीज़ के लास्ट वीडियोस होने वाले हैं, तो इसको अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपकी पूरी यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक सबसे ऊपर के स्ट्रक्चर से बात करेंगे जो कि है मसल, और फिर हम धीरे धीरे हम उसके डीप में जाएंगे और देखेंगे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे एक्ट करता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं स्केलेटल मसल से, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक स्केलेटल मसल, मान लीजिए ये है आपकी बाइसेप्स मसल, ठीक है। अब आपको इसको क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं इस मसल में जो कि हेल्प करेंगे हमको फिजियोलॉजी समझने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है मसल। मसल के अगर हम डिवाइड करेंगे मसल को तो उसके अंदर जो पार्ट्स मिलते हैं हमको, उनको हम बोलते हैं फेसाइकल्स। अब आप ये वर्ड याद रखिए, फेसाइकल्स मतलब स्केलेटल मसल थी, ये देखिए जो मैंने आपको बनाई है इधर, ये स्केलेटल मसल है, उसके अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे फेसाइकल्स है, ठीक है। ये क्या होता है, फेसाइकल्स। फिर उन फेसाइकल्स को अगर मैं और मतलब ऐसे खोल के रख दूँ आपके सामने तो वो और डिवाइड होती है, उनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स में, ठीक है। ये टर्म आपने सुना ही होगा, मसल फाइबर्स, ठीक है। ये मसल फाइबर भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं मायोफाइब्रिल्स। अब ये मायोफाइब्रिल्स क्या होती है, जो हमारी मसल की सेल्स होती है, याद रखिए, मसल की जो सेल्स होती है, मसल की सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स। मतलब ये जो मैंने एक बनाई है ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। तो अगर हम देखें जो फेसाइकल्स होती है उसकी जो कवरिंग, मतलब ये जो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये हमारे पास फेसाइकल्स है, इनकी कवरिंग, मान लीजिए ये मैं कवरिंग बना रहा हूँ, तो इन फेसाइकल्स की जो कवरिंग होती है इनको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। ये टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं एक ऑर्डर में इन सबको लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास स्केलेटल मसल थी, उसके अंदर क्या पार्ट्स थे हमारे पास, फेसाइकल्स। उस फेसाइकल्स की जो कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है। फिर अब और डीप चले जाए तो हमारे पास थे मसल फाइबर्स। इन मसल फाइबर्स की जो कवरिंग होती है, ये मान लीजिए मसल फाइबर्स की कवरिंग है मेरे पास, जो मैं आपको बना रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये जो मसल फाइबर्स की कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। एक था पेरीमाइसियम बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, एंडोमाइसियम, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं और डीप, और डीप क्या हो जाएगा, मसल फाइबर्स के अंदर जो चीज़ है वो है मेरे पास मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स क्या होती है, ये होती है सेल्स, ठीक है। तो अब आप इसको एक सेल की तरह ही मानिएगा, जैसे कि एक सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम है हमारे पास सार्कोलेमा, उसका नाम है हमारे पास
सार्कोलेमा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास कुछ स्ट्राइशंस होती है। स्ट्राइशंस मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ डार्क बैंड है, फिर वापस लाइट एरिया है, फिर वापस डार्क बैंड है, फिर वापस लाइट एरिया है, डार्क लाइट। तो इस तरीके से डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो होती है हमारे पास, ये होती है स्ट्राइशंस। अब ये कैसे बनती है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक ओवरव्यू पूरे स्ट्रक्चर का मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थी हमारे पास स्केलेटल मसल, फिर आए थे हमारे पास वेसाइकल्स, फिर आया मसल फाइबर और लास्ट में आया मायोफाइब्रिल्स। अब हम देखेंगे इस मायोफाइब्रिल के अंदर का स्ट्रक्चर। तो मायोफाइब्रिल्स अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है। अभी हम इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी आपको दो मेन बात पता होनी चाहिए। एक होती है हमारे पास जेड लाइन। ठीक है, ये जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है, यहाँ पे दो जिगजैग लाइन दिख रही होगी आपको, इनको हम बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, ये एकदम सिमेट्रिक वे में जमी हुई होती है। तो दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सार्कोमियर। वो क्या होता है हमारे पास? सार्कोमियर। तो इट इज़ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो हम मसल्स में देख सकते हैं वो होता है सार्कोमियर। ठीक है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो सार्कोमियर आपको टर्म समझ में आ गई होगी। दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। मतलब अगर मायोफाइब्रिल्स को भी हम आगे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएंगे सार्कोमियर में। अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो सार्कोमियर में मेरे पास दो तरीके के फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है थिक फिलामेंट और एक होता है थिन फिलामेंट। ये कैसे होते हैं ये हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू अभी तक का दे दूं। तो हमारे पास सबसे पहले मसल थी, मसल के बाद फेसाइकल्स आए थे, फेसाइकल्स की कवरिंग को हमने नाम दिया था पेरीमाइसियम। फिर आया था हमारे पास मसल फाइबर, मसल फाइबर की कवरिंग का नाम था एंडोमाइसियम। फिर आ गई थी हमारे पास मायोफाइब्रिल्स जो कि थी सेल्स। ठीक है, तो इस सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है सार्कोलेमा। ठीक है, और ये जो मायोफाइब्रिल्स है इसके अंदर हमको क्या मिला था? सार्कोमियर, जो कि दो जेड लाइन के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, इन सार्कोमियर में हमको दो चीज़ पढ़नी है, एक होता है थिक फिलामेंट और एक होता है हमारे पास थिन फिलामेंट। तो ये स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा था इसको एकदम डिटेल में हम स्टडी करते हैं। उससे पहले आप ये समझिए, इस जो पैटर्न जो आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं बेंडिंग पैटर्न। अब इसको बेंडिंग पैटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट है, किसके बीच में? थिक और थिन फिलामेंट के बीच में, जो कि एक पैटर्न जनरेट करता है। अब आपको एक पैटर्न तो दिख ही रहा होगा कि ये एक सिमेट्रिक पैटर्न है। इसी पैटर्न को क्या कहते हैं? बेंडिंग पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो स्ट्राइशंस है वो किसकी वजह से आती है? इस बेंडिंग पैटर्न की वजह से। अब हम सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी पहले उसकी बात करते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? जेड लाइन। ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास जेड लाइन। तो यहाँ पे मैंने दो जेड लाइन बनाई है। ठीक है, एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, ये है एक जेड लाइन और ये हमारे पास दूसरी जेड लाइन। ठीक है, तो इन जेड लाइन के बीच का जो एरिया था उसको हमने क्या नाम दिया था? सार्कोमियर। सार्कोमियर, ये जो था ये दो जेड लाइन के बीच का एरिया था जिसको हमने टर्म दिया था सार्कोमियर। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिलामेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास थिक फिलामेंट, एक होता है हमारे पास थिक फिलामेंट, ये आपको मोटा सा दिख रहा होगा। ठीक है, थिक फिलामेंट, और एक होता है हमारे पास थिन फिलामेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है मेरे पास? थिन फिलामेंट। ठीक है, तो अब मैं इधर कुछ बैंड्स की बात करूंगा। तो हमारे पास दो तरीके के बैंड्स होते हैं, एक आपको दिख रहा होगा जहाँ जहाँ पे ये थिक फिलामेंट है वो जो बैंड बनाता है, ये मतलब ये इतना एरिया, उसको हम बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड। अब ये ए बैंड क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है जितना एरिया ये जो थिक फिलामेंट बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ए बैंड। और फिर जो दो ए बैंड, मतलब यहाँ पे वापस ए बैंड आएगा। ठीक है, तो दो ए बैंड के बीच की जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? आई बैंड। जहाँ पे किसी तरीके का थिक फिलामेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं आई बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास ए बैंड हो गया
और एक हो गया हमारे पास आई बैंड। अब आप इस ए बैंड में भी अगर अच्छे से नोटिस करें तो आपको दिख रहा होगा कि ए बैंड का कुछ एरिया थिन फिलामेंट से भी कवर है। ठीक है, मतलब ये वाला अगर एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी है। तो वो एरिया जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट है, वो एरिया जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट है, तो ये एरिया यहाँ पे सिर्फ थिक है, थिन नहीं है, मतलब ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे। तो ये जो जोन होता है, इस जोन को हम बोलते हैं, ये देखिए आप यहाँ से अच्छे से समझ रहे होंगे, ये जो जोन होता है इस जोन का नाम होता है एच जोन। इस जोन का क्या नाम होता है? एच जोन। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी टर्म्स क्लियर हो चुके हैं, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, जेड लाइन, सार्कोमियर, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। अब एक टर्म और बचती है, वो है कि ये जो एच जोन मैंने बनाया था उसका जो बीच वाला, मतलब एकदम सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं दूसरा ही कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एकदम सेंटर से एक लाइन निकाली, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए कि एकदम सेंटर से निकल रही है, मिड लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। तो ये सारी टर्म्स आपको आनी चाहिए। एक तो हो जाएगा हमारे पास जेड लाइन, फिर हो जाएगी दो जेड लाइन के बीच का एरिया जो कि होता है सार्कोमियर, फिर होता है जहाँ पे हमारे पास थिक बैंड होता है उसको हम बोलते हैं ए बैंड, और जो दो थिक बैंड के बीच का रीजन होता है उसको हम बोलते हैं आई बैंड। ठीक है, उस ए बैंड में भी वो एरिया जहाँ पे सिर्फ थिक जोन है, थिक बैंड है, उसको हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म्स क्लियर हो गई होगी। अब इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है आई बैंड। आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब एक तरीके का, मतलब अगर आप इधर देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स ही मिलेंगे, यहाँ पे किसी तरीके का थिक फिलामेंट नहीं मिलेगा। तो अगर सिर्फ थिन फिलामेंट है तो उस एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ? आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, तो इट इज़ अ लाइटर जोन ऑन द टू साइड्स ऑफ जेड लाइन फॉर्म्ड बाय थिन फिलामेंट्स। एक तो थिन फिलामेंट से बनता है और दूसरा जो हमारे पास जेड लाइन थी उसकी दोनों तरफ, तो टू साइड्स ऑफ जेड लाइन के ये बनता है। तो यहाँ पे आपको आई बैंड एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं ए बैंड। ए बैंड क्या होता है? एनाइसोट्रॉपिक बैंड। एनाइसोट्रॉपिक मतलब यहाँ पे मतलब एक ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे पहले हमारे पास थोड़ा सा थिक मतलब थिन वाला फिलामेंट भी है, फिर थिक फिलामेंट भी है, फिर थोड़ा सा और देखें तो थिन फिलामेंट, मतलब ये सारी चीज़ें आ रही है। पहले थिन थिक दोनों हैं, फिर सिर्फ थिक फिलामेंट है, फिर वापस थिन थिक फिलामेंट दोनों हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये बिगड़ रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या टर्म दे दिया? एनआइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक थिक फिलामेंट होता है, फॉर्म्स बाय डार्क बैंड इन द सेंटर ऑफ सेंट्रोमियर। या आप देखेंगे कि सेंट्रोमियर के सेंटर पे होता है। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स एकदम क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास एच जोन, जो कि मैंने आपको बताया था, सेंट्रल पार्ट वेयर थिन फिलामेंट्स नॉट ओवरलैप थिक फिलामेंट। जहाँ पे ये जो थिक फिलामेंट था वो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एच जोन। उसको क्या कहते हैं? एच जोन। फिर हमने देखी थी एम लाइन, जो मिड पॉइंट ऑफ एच जोन होता है, एच जोन का ही जो मिड पॉइंट था उसको हमने क्या बोला था? एम लाइन। अब ये एम लाइन क्यों खास होती है? क्योंकि ये जो रीजन होता है ये थोड़ा सा मोटा मतलब थिकर होता है। ये थिकर क्यों होता है? ड्यू टू अ प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं मायोमेसिन। ये प्रोटीन क्या करती है? जो हमारे पास थिक फिलामेंट था उसको जो है ट्रांसवर्सली कनेक्ट करने का काम करती है, मतलब ऐसे कनेक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मायोमेसिन। तो इस प्रोटीन की वजह से जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा थिक होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? एम लाइन। मतलब वो ही मिलके क्या बनाती है? एम लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास सारे स्ट्रक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। तो अब हमारे पास एक दो नोट पॉइंट्स आते हैं। पहला ये कि अगर मैं इस सार्कोमियर, जो मेरे पास सार्कोमियर था, उसको ट्रांसवर्स काटूँ, मतलब ये मान लीजिए सार्कोमियर है, ये मान लीजिए मेरे पास सार्कोमियर है, तो इसको ट्रांसवर्स कट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रांसवर्स कट कर रहा हूँ। तो अगर मैं ट्रांसवर्स कट करूँगा वो भी कहाँ से? पेरिफेरल पार्ट ऑफ ए बैंड। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने कहाँ से कट किया? ये जो मेरे पास ए बैंड था इसकी पेरिफेरी से मैं कट करूँगा। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास थिन फिलामेंट भी है, थिक फिलामेंट भी है, तो ये किस ऑर्डर में अरेंज होता है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास एक तरीके का
पैटर्न बनता है वो ऐसा होता है कि बीच में हमारे पास होता है मायोसिन। मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट। ये मैं आपको सिंपल सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थिक में आप देखेंगे थिन और थिक, तो थिक में आप देखेंगे हमारे पास जो फिलामेंट होता है उनका नाम होता है मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। और वहीं थिन में आपके पास होते हैं एक्टिन। ये आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक से बता देता हूँ। थिक में ज़्यादा शब्द है या फिर ज़्यादा लेटर्स है, और मायोसिन में भी हमारे पास एक्टिन से ज़्यादा लेटर्स है। वहीं थिन छोटा वर्ड है और एक्टिन भी छोटा वर्ड है, तो इन दोनों को साथ में रखना है। तो थिक फिलामेंट के अंदर क्या होता है मायोसिन, और थिन फिलामेंट में क्या होता है एक्टिन, ठीक है। तो ये कैसे अरेंज होता है, यहाँ पे मेरे पास थिक फिलामेंट है और उसके पास में हमारे पास जो थिन फिलामेंट है वो कुछ इस ऑर्डर में हमको दिखेंगे। ये किस तरीके का पैटर्न हो गया, ये एक तरीके का हेक्सागोनल पैटर्न हो गया, जो कि आप देख रहे होंगे। ये एक तरीके का हेक्सागोनल पैटर्न दिखता है। तो ये आपसे फिलिप्स में पूछा जा सकता है। बाकी ये एकदम सिंपल सा नोट पॉइंट था। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, जो एक सार्कोमियर होता है वो पहले हाफ आई बैंड, फिर एक ए बैंड और वापस हाफ आई बैंड से बनता है। तो इसको हम वापस देख लेते हैं। तो ये था हमारे पास सार्कोमियर। तो ये जो आप एक पूरा सार्कोमियर देख रहे होंगे ये कैसे बना, पहले हमारे पास है हाफ आई बैंड, फिर है हमारे पास एक ए बैंड और फिर है हमारे पास वापस हाफ आई बैंड। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये मसल रिलैक्सेशन वाले फेज में है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो हमने जोन्स और इनकी बात करी थी बैंड्स की, उनमें क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो पहला आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो हम एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें आप देखिए हमारे पास वापस यही सारे जोन्स और बैंड तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी ये रिलैक्सेशन वाले स्टेज में है। हमारे पास जो मसल है वो रिलैक्स्ड है, जो मसल है वो रिलैक्स्ड है। अब क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये जो थिन फिलामेंट है, ये आपको दिख रहा होगा थिन फिलामेंट, ये जो इस थिक फिलामेंट है इसके ऊपर स्लाइड करता है और जो सेंटर है उसकी तरफ आता है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो है सेंटर की तरफ आ रहा है। तो पहले ये सेंटर की तरफ आएगा और जो हमारे पास एच जोन था, यहाँ पे आप देखिए एच जोन किसको बोला था हमने, ये पूरा अगर मैं मानूँ थिक मतलब जोन है हमारे पास, ये है थिन फिलामेंट, ये था थिक फिलामेंट। तो इसके बीच का जो जोन था वो था हमारे पास एच जोन। तो ये जो एच जोन है वो अब छोटा हो गया है, ठीक है। और मैं देखूंगा कि और अगर मैं मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कर दूं तो ये एच जोन पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुका है। मतलब ये जो थिन फिलामेंट्स थे उसने पूरी तरीके से थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर लिया है। तो एच जोन मेरे पास पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले मसल मेरे पास इतनी लंबी थी और अब जो है मसल मेरे पास छोटी हो गई। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ये जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर सेंटर की तरफ रोल करते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये कैसे करते हैं वो हम वीडियो के आगे देखेंगे, लेकिन पहले आपको देखना है क्या क्या चेंजेस हुए। तो एक तो आपको समझ में आ गया होगा जो एच जोन है हमारे पास वो छोटा हो गया है, ठीक है। फिर हम अगर बात करें ए बैंड की, या फिर पहले बात कर लेते हैं सार्कोमियर की। तो जो सार्कोमियर की लेंथ है वो क्या होती है, दो जेड लाइन के बीच का एरिया। तो आप देखेंगे जो जेड लाइन है वो भी एक दूसरे की तरफ ही आ रही है एक हिसाब से। तो जो हमारे पास सार्कोमियर की लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं ए बैंड की। तो आप देखिए थिक फिलामेंट छोटा नहीं हो रहा, जस्ट ऐसा है कि थिन फिलामेंट उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो जो थिक फिलामेंट था उसकी साइज़ तो सेम ही रहेगी। तो हमारे पास ए बैंड जो है उसकी साइज़ सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वापस देखते हैं हमारे पास क्या क्या चेंजेस हुए। ये आपको याद करना है, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक बार तो समझा दिया है, लेकिन फाइनली आपको याद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट्स रिमेन्स सेम। तो जो लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होती। जस्ट ऐसा होता है कि जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट की तरफ स्लाइड करता है, ठीक है। लेकिन इनकी लेंथ कभी छोटी नहीं होती। लेंथ किसकी छोटी होती है, हमारे पास सार्कोमियर की, ठीक है। सार्कोमियर की लेंथ छोटी होती है। एच जोन जो है हमारे पास शॉर्टन हो जाएगा। ए बैंड में किसी तरीके का चेंज नहीं आता और आई बैंड भी अगर मैं बोलूँ तो शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे
जो हमारा सबसे छोटा वाला पार्ट था थिक और थिन फिलामेंट, उसके बारे में। ठीक है, तो हमने ये किसके पार्ट देखे थे? जो हमारा सार्कोमियर था वो किससे बना था? एक था हमारे पास थिक फिलामेंट और एक था हमारे पास थिन फिलामेंट। तो अब हम देखेंगे ये जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होता है ये और किससे बने होते हैं, मतलब अब हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो जो थिक फिलामेंट था वो मैंने आपको बताया था मायोसिन से बना होता है, लेकिन आपको और स्पेसिफिक अगर याद करना हो तो मायोसिन टाइप 2 मॉलिक्यूल से ये बना हुआ होता है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी थ्योरी है, अगर आपको याद करनी है तो आप कर सकते हैं कि जो थिक फिलामेंट होता है उसका डायामीटर 11 नैनोमीटर का होता है और उसकी लेंथ जो है वो नियरली 1.6 माइक्रोमीटर की होती है। एक चीज़ जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, जो थिक फिलामेंट होता है वो क्या बनाता है हमारे पास? ए बैंड को फॉर्म करता है। ठीक है, और जो थिक फिलामेंट होता है वो आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जेड लाइन से कनेक्ट होता है थ्रू टाइटिन फिलामेंट्स। ये आप समझिए, ये थी हमारे पास जेड लाइन। ठीक है, ये थी हमारे पास जेड लाइन, यहाँ पे था हमारे पास थिक फिलामेंट। तो ये जो थिक फिलामेंट होता है ये इस जेड लाइन से कनेक्ट होता है एक प्रोटीन के थ्रू। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है हमारे पास टाइटिन प्रोटीन। टाइटिन प्रोटीन, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये टाइटिन प्रोटीन क्या होता है और ये क्या करता है, हमारे पास जो थिक फिलामेंट है उसको जेड लाइन से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब अगर हम इस थिक फिलामेंट के और अंदर जाए तो हमको पता चलेगा कि ये मायोसिन से बना था, और मायोसिन की भी जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम टर्म देते हैं मीरोमायोसिन। उसको हम क्या टर्म देते हैं? मीरोमायोसिन। ये एक बहुत ही बड़ी प्रोटीन होती है और ये किससे बनी हुई होती है? ये बनती है 2 पेयर ऑफ लाइट चेन से और 1 पेयर ऑफ हैवी चेन से। लाइट चेन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे किसके बारे में? 1 पेयर ऑफ हैवी चेन्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमको जो मेन स्ट्रक्चर देखना है वो होता है इसका, ये आप देख रहे होंगे, ये आपने अपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा ये स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसके 2 फिलामेंट्स होते हैं। ये देखिए, ये नंबर 1 फिलामेंट जो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये है हमारे पास नंबर 1 फिलामेंट, और यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 फिलामेंट जो ये पर्पल कलर से मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास टेल वाला रीजन, एक होता है हमारे पास ये नेक वाला रीजन, और एक होते हैं हमारे पास 2 होते हैं हमारे पास ग्लोब्यूलर हेड। ठीक है, तो ये रीजन्स हमारे पास इस मीरोमायोसिन के होते हैं। इस पे हमारे पास 2 साइट होती है, एक तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब ये देखिए मायोसिन है तो आपको पता होगा ये जाके किससे जुड़ेगा? एक्टिन से, जो हमारे पास थिन फिलामेंट में होता है। ठीक है, तो एक्टिन जो था थिन फिलामेंट में था और मायोसिन हमारे पास थिक फिलामेंट में है। तो ये जो है वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसे ही ये जुड़ेंगे फिर क्या करेगा, जो थिक फिलामेंट का ये जो ग्लोब्यूलर हेड है वो जैसे ही मान लीजिए ये एक्टिन से जुड़ा, फिर इस एक्टिन को अपनी तरफ पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा उसकी वजह से क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, पहले आपको सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपको मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्लोब्यूलर हेड होता है, ग्लोब्यूलर हेड पे हमारे पास 2 साइट होती है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन से जुड़ती है, और दूसरी होती है हमारे पास एटीपी बाइंडिंग साइट, जो कि जहाँ पे आके एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। वो कैसे होता है वो हम इसकी फिजियोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था नेक और फिर हमने देखा था टेल। तो हम मीरोमायोसिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है लाइट मीरोमायोसिन, एक होता है हमारे पास लाइट मीरोमायोसिन, और एक होता है हमारे पास हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, तो लाइट मीरोमायोसिन किसको कहते हैं? जो इसका टेल वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट मीरोमायोसिन। वहीं हम बात करें नेक और ग्लोब्यूलर हेड वाले पार्ट की तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैवी मीरोमायोसिन। यहाँ पे आपको सारे टर्म्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो टेल थी वो क्या बना रही थी? थिक फिलामेंट। अब आप इसको इमेजिन करिए, ये आपको पता हो मैंने थिक फिलामेंट बनाया है। ठीक है, तो ये जो मैंने थिक फिलामेंट बनाया था इसको अगर मैं सेंटर से काटूँ तो ये थी हमारे पास एम लाइन। तो यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ चलता है, फिर यहाँ से ग्लोब्यूलर हेड निकलते हैं हमारे। वैसे ही अगर ये बहुत सारे मिल जाएंगे तो ग्लोब्यूलर हेड बाहर की तरफ प्रोसेस करेंगे। ये देखिए आप, ये ग्लोब्यूलर हेड्स है बहुत सारे, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं। वहीं आप देखेंगे इस तरफ जो है वो ग्लोब्यूलर हेड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
यहाँ पे ग्लोब्यूलर हेड अपोजिट डायरेक्शन में, और जो टेल्स है वो हमारे पास क्या है, ये जो पूरा थिक फिलामेंट है वो बना रही थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो टेल है वो क्या बनाती है हमारे पास, थिक फिलामेंट। वहीं जो हेड है वो बाहर की तरफ निकल के क्रॉस ब्रिजेस, मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास एक्टिन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल है जो कि क्या बना रहा था, थिन फिलामेंट। अब आप इसको थिन फिलामेंट की तरह इमेजिन करिए, ये मान लीजिए जेड लाइन है, ठीक है। तो अब आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट हो गई होगी कि ये हमारे पास थिक फिलामेंट है, यहाँ पे थिक फिलामेंट से ग्लोबुलर हेड निकले, ये हमारे पास थिन फिलामेंट है। अब क्या होगा, ये जो थिन फिलामेंट है ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर एम्बेड करेगा। वो कैसे करता है वो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। फिर क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे भी मेरे पास एक्टिन मॉलिक्यूल्स होंगे, एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर यहाँ पे एक्टिन के मॉलिक्यूल्स है वो किस तरफ आएंगे, सेंटर की तरफ। उस हिसाब से क्या होगा, ये जो दो जेड लाइन थी ये एक दूसरे की तरफ आती है और क्या कराती है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा ओवरव्यू आपको मिल गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हम अब थिन फिलामेंट की। तो थिक फिलामेंट हमने अच्छे से देख लिया, अब हम देखेंगे थिन फिलामेंट। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके मतलब सब पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हम जब देखेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पार्ट्स है वो काम आते हैं, ठीक है। तो आपको वापस एक थोड़ी सी थ्योरी अगर याद करनी है तो आप कर सकते हैं कि जो डायामीटर होता है वो 5 नैनोमीटर का होता है और जो लेंथ होती है वो 1 माइक्रोमीटर की होती है। ये याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती पर आप चाहे तो याद कर सकते हैं। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो होती है जो हमारे पास थिन फिलामेंट होता है वो 3 पार्ट से बना होता है। थिन फिलामेंट जो होता है वो हमारे पास 3 पार्ट से बना होता है। जैसे कि हमने उस तरह देखा था हमारे पास वो मीरोमायोसिन से बना था जो मायोसिन फिलामेंट था, वैसे ही यहाँ पे जो थिन फिलामेंट होता है वो 3 पार्ट से बनता है। एक तो होता है एक्टिन, एक होता है हमारे पास ट्रोपोनिन और एक होता है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है ये हमारे पास एक्टिन, ठीक है। तो एक्टिन की हमारे पास 2 फिलामेंट्स चल रहे हैं। उसी के साथ हम देखेंगे हमारे पास एक बैंड मतलब एक वायर टाइप कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि इन ग्लोब्यूलर मतलब जो एक्टिन है उसके बीच में से निकल रहा है, एक्टिन के बीच में से निकल रहा है। उसको हम बोलते हैं एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। और फिर हमारे पास होता है एक स्ट्रक्चर ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन के आप देखेंगे 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 और 3। ये क्या होता है ये अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसका जो थिन फिलामेंट का एक एंड होता है वो कहाँ से कनेक्ट होता है, जेड लाइन से। मतलब ये हमारे पास है थिन फिलामेंट, ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। तो इसका एक एंड जो है वो कहाँ से कनेक्ट है हमारे पास, जेड लाइन से। वो कहाँ से कनेक्ट है हमारे पास, जेड लाइन से। वहीं जो दूसरा एंड है वो इसका फ्री होता है, ठीक है। तो एक एंड तो जेड लाइन से कनेक्ट होता है वाइल द अदर एंड इज फ्री। फिर हम देखिए एक जो सार्कोमियर होता है उसमें 2 एक्टिन फिलामेंट होता है। ये था एक सार्कोमियर, तो इसमें हमारे पास ये एक एक्टिन फिलामेंट और ये दूसरा एक्टिन फिलामेंट होता है, ठीक है। फ्रॉम द 2 जेड लाइन, ये एक जेड लाइन से आता है और ये दूसरी जेड लाइन से आता है। ऑन द 2 साइड्स ऑफ देयर फ्री एंड्स, और उनके जो 2 एंड्स होते हैं वो फ्री होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरी थी जो हमने देख ली है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमने 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, अब इसको हम एकदम डिटेल में देख लेते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो स्ट्रक्चर वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया होगा। आप देख रहे होंगे कि हमने कहाँ एक मसल से स्टार्ट किया था और कहाँ हम मायोसिन, एक्टिन जो कि एक मतलब एकदम माइक्रो पार्टिकल्स है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था एक्टिन। तो एक्टिन जो होता है वो पहला होता है, एक टाइप का एक्टिन होता है जिसको हम बोलते हैं जी एक्टिन। जी एक्टिन क्या है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। मान लीजिए ये जो गोले में बना रहा हूँ ये क्या है मेरे पास, ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक है। फिर क्या होगा, अब इस ग्लोब्यूलर एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन मतलब ये सारे जो जी एक्टिन है ये जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही ये जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया, इस जी एक्टिन को जोड़ दिया। अब ये क्या कर रहा है, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये जो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको अब हम क्या नाम देंगे, फिलामेंटस एक्टिन, मतलब
एफ एक्टिन। तो ये बच्चों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि जी एक्टिन क्या होता है, एफ एक्टिन क्या होता है, पर आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया होगा कि जी एक्टिन क्या होता है, एफ एक्टिन क्या होता है। एफ एक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, एक स्ट्रैंड ये, दूसरा स्ट्रैंड ये, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेलिक्स। डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब अगर बात करें हम ट्रोपोमायोसिन की, तो वो मैंने आपको बताया था एक मतलब फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट या फिर एक बात करूं मैं ऐसे बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, इन जो हमारे पास एक्टिन मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर से होते हुए जाता है। और ये भी मैं आपको बताऊं, दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। तो यहाँ पे फिलामेंटस बैंड, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर, या फिर मैं बोलूँ चेन स्ट्रक्चर आप मान लीजिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, इन जो ये हमारे पास एक्टिन मॉलिक्यूल्स थे इनके अंदर से होते हुए जाता है और इसको पूरे को कवर करके रखता है। ठीक है, अब इसको कवर क्यों करके रखता है, ताकि अगर मान लीजिए मसल अगर रिलैक्सेशन वाले फेज में है तो वो एक्टिन वाला जो हमारा पार्ट है वो जाके मायोसिन वाले पार्ट से ना जुड़े, क्योंकि अगर वो जुड़ जाएगा तो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर हमको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो इस ट्रोपोमायोसिन वाले पार्ट को इस एक्टिन से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है एट रेस्ट इट कंसील्स मायोसिन्स बाइंडिंग साइट। मतलब अगर ये एक्टिन वाला पार्ट में है तो इसके अंदर मान लीजिए मेरे पास है मायोसिन बाइंडिंग साइट। जैसे हमारे पास मायोसिन में थी एक्टिन बाइंडिंग साइट, वैसे ही एक्टिन में क्या है मेरे पास, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करेगा, ये कंसील मतलब ऐसे ब्लॉक कर देगा। अगर ये ब्लॉक कर देगा तो ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी और मसल किस फेज में रहेगी, रिलैक्सेशन में। अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो टॉपिक मतलब देख लिए, एक तो था एक्टिन, एक था ट्रोपोमायोसिन। अब मैं बात करूँगा ट्रोपोनिन की। तो जो ट्रोपोनिन होता है वो पहली बात तो रेगुलर इंटरवल पे लगा हुआ रहता है, जो कि हमने इसके स्ट्रक्चर में भी देखा था कि ये थे हमारे पास एफ एक्टिन। अब तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ये थे हमारे पास एफ एक्टिन, इसके ऊपर थी हमारे पास ये फिलामेंटस, ऐसे मतलब ट्रोपोमायोसिन की बैंड। फिर यहाँ पे क्या होता है मेरे पास रेगुलर इंटरवल पे एक तीन यूनिट वाला एक प्रोटीन होता है जिसको ही हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। ठीक है, तो आपको ये तो अभी तक याद हो गया होगा कि इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है टीपीसी मतलब ट्रोपोनिन जो कि बाइंड करता है कैल्शियम से, टीपीसी। एक होता है टीपीटी, वो ट्रोपोनिन का पार्ट जो कि किससे जुड़ता है, ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोमायोसिन ये बैंड था उससे जुड़ा हुआ होता है, वो होता है हमारे पास टीपीटी। ठीक है, और एक होता है हमारे पास एक इनिबिटरी पार्ट जिसको हम बोलते हैं टीपीआई। ये क्या करता है वो हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टीपीसी। तो टीपीसी में क्या होगा, कैल्शियम आके जुड़ता है। ठीक है, अब ये आप ये समझिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप समझिए, ये देखिए मैंने इसको एकदम जूम कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास एक्टिन। ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, ट्रोपोनिन। तो इस ट्रोपोनिन के कितने पार्ट है, तीन पार्ट है हमारे पास। तो ये पार्ट आप देखिए किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास वो जुड़ा हुआ है ट्रोपोमायोसिन से। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, टीपीटी। वहीं हम देखें इसके दो और पार्ट थे, टीपीसी और एक था टीपीआई। अब आप देखिए होगा क्या, यहाँ पे आके क्या होगा, कैल्शियम जुड़ेगा। टीपीसी से कैल्शियम जैसे ही आके जुड़ेगा तो ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या होगा, अपनी जगह से हिलेगा। अब जैसे ही अपनी जगह से हिलेगा वो एक, आप ये समझिए ट्रोपोनिन जो है वो एक तरीके से किसका काम करता है, क्लिप का। मतलब ये क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन से बांध के रखता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ से बांध के रख रहा है। तो जैसे ही ये हटेगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिन से हट जाएगा। तो जैसे ही ट्रोपोमायोसिन हटेगा, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोमायोसिन जैसे ही हटेगा तो अब एक्टिन का जो वो वाला पार्ट था, कौन सा, मायोसिन बाइंडिंग साइट वाला पार्ट था, वो जाके क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन होगी, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या करेगी, मायोसिन से जाके जुड़ेगी और कॉन्ट्रैक्शन को कराएगी। तो जो टीपीसी वाला पार्ट कैल्शियम से जुड़ता है उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहीं हम देखें टीपीआई वाला पार्ट,
वो एक तरीके का इनिबिटरी मतलब एक बात बताऊँ तो इनिबिशन करता है किसका, एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन में एक इनिबिटरी इन्फ्लुएंस देता है। तो यह आपको याद रखना है, टीपीसी, टीपीआई और टीपीटी वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमने ट्रोपोनिन को भी अच्छे से फिनिश कर लिया है। तो आप देखेंगे कि हमने कहाँ से मसल से शुरू किया था। मसल के हमने अंदर फेसाइकल्स देखे थे, फेसाइकल्स के बाद हमने देखा था मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के बाद हमने मायोफाइब्रिल्स जो कि सेल्स होती है उनके बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था थिक फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट होता है। थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन से बने होते हैं और थिन फिलामेंट जो होता है वो एक्टिन से बने होते हैं। मायोसिन में हमने मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखा और जो थिन फिलामेंट है उसमें हमने एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन आप यहाँ पे एक ओवरव्यू तो ले ही सकते हैं। जो हमने कैल्शियम की बात करी थी कि जब कैल्शियम आके यहाँ से जुड़ेगा टीपीसी से तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब हमको अगले लेक्चर्स में यही देखना है कि ये कैल्शियम कैसे मसल तक पहुंचता है या फिर कैसे मसल के अंदर ये कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। क्योंकि जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा ये टीपीसी से जुड़ जाएगा और टीपीसी से जुड़ते ही क्या होगा, ये ट्रोपोनिन हटेगा और ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा। और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन हटेगा एक्टिन और मायोसिन अब बाइंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा और ये बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आपके अगले 1-2 वीडियोस के लिए। तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू सो मच और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।